उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह के गले की फांस बन गई है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया आती है, मगर वो प्रतिक्रिया ही अपने आप बता रही है कि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के पीछे किसका हाथ है। सबसे बड़ी बात, जगदीप धनखड़ का एक पुराना बयान सामने आया है जिसमें वो खुद कह रहे हैं कि वो 2027 से पहले इस्तीफा नहीं देंगे। फिर अचानक उनका इस्तीफा क्यों लिया गया, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब नहीं है। और दूसरी तरफ अखिलेश और राहुल का हल्ला बोल संसद के बाहर, जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, होश में आओ के नारे लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि लोकतंत्र का कत्ल हो रहा है और वजह भी बहुत साफ है दोस्तों। इस वक्त बिहार के अंदर जो विशेष गहन पुनरीक्षण चल रहा है, जिसको लेकर कई सवाल हैं और उन सवालों के जवाब चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। उन सवालों के जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास भी नहीं है। पत्रकार जो जमीन पर हैं उस पूरी प्रक्रिया को एक्सपोज कर रहे हैं और यही वजह है कि आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों की साझा ताकत दिखाई दी। हम उसकी चर्चा करेंगे क्योंकि यह प्रदर्शन न सिर्फ लोकसभा में हुआ है बल्कि बिहार में भी पुरजोर तरीके से हो रहा है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, इस मुद्दे पर आज राज्यसभा और लोकसभा दोनों की कार्रवाई को विपक्ष ने बाधित किया। चर्चा होगी दोस्तों, मगर सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की। चलिए दोस्तों, निगाह डालते हैं कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा। प्रधानमंत्री क्या कहते हैं? Shri Jagdeep Dhankar ji has got many opportunities to serve our country in various capacities, including as the Vice President of India, wishing him good health. हिंदी में अनुवाद, श्री जगदीप धनखड़ को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला है। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। अब जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, इस प्रतिक्रिया में ही बहुत कुछ पता चल जाता है। क्यों? याद कीजिएगा दोस्तों, जब तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद ने उनकी मिमिक्री की थी, तब आपको याद है प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? तब आपको याद है खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्या कहा था? जाट नेता की बात हो गई, किसान नेता की बात हो गई, हरियाणा के अपमान की बात हो गई, ये तमाम बातें। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान सामने आया है, बताइए इसमें जाट कहां है, इसमें हरियाणा कहां है, इसमें किसान नेता कहां है? क्योंकि अगर आप उनके इस्तीफे पर उन्हें रोक भी नहीं रहे हैं, सीधी सी बात है, वो अपने स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया, उनका पुराना बयान आ चुका है सामने, जिसमें उन्होंने कहा था कि 2027 से पहले मैं अपने पद से इस्तीफा नहीं देने वाला हूं। दाल में काला नहीं, यहां पूरी दाल काली दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री का ये जो नजरिया है, ये जो इनकी प्रतिक्रिया है, काफी हद तक बताती है कि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के पीछे उनका स्वास्थ्य नहीं, कुछ रहस्यमय और अदृश्य ताकतें हैं जो संदेश देना चाहती हैं, जो उनसे नाराज थी या वो खुद भारतीय जनता पार्टी से नाराज थे। याद कीजिएगा उनका कुछ दिनों पहले का बयान कि वो इस्तीफा नहीं देने वाले हैं, 2027 से पहले इस्तीफा नहीं देने वाले हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। I will retire at the right time. August 2027. Subject to divine intervention. अब आपके सामने दोस्तों आज तक की खबर, गौर कीजिएगा, विदाई भाषण भी नहीं होगा। जगदीप धनखड़ का इतना अपमान, उन्होंने आपकी कितनी सेवा की। प्रधानमंत्री जब आप आते थे तो देखिए किस तरह से आपके सामने झुक जाया करते थे। मैं नहीं भूला हूं, जब प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बने थे तब किस तरह का भाषण दिया था कि मेरा अहोभाग्य है, मेरा सौभाग्य है कि मैं आपका स्वागत कर रहा हूं। इसके बावजूद जगदीप धनखड़ जो हैं वो विदाई भाषण नहीं देंगे। क्या यह बात आप में से किसी को हजम हो रही है कि यह हो क्या रहा है? क्या उम्र एक वजह हो सकती है? क्योंकि 75 साल के होने वाले थे, हालांकि अभी वक्त है। क्या यह एक वजह हो सकती थी? क्या उसके पीछे आरएसएस का हाथ है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दबाव बनाया जा रहा है? मगर जहां तक मुझे पता है दोस्तों, यह कारण बेमानी है, क्योंकि मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसानी से अपनी गद्दी छोड़ने वालों में से नहीं है। उनका जब मन होगा तब वो अपने पद से इस्तीफा देंगे। 75 साल की ये जो लक्ष्मण रेखा है वो प्रधानमंत्री पर लागू नहीं होती है। चाहे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जो भी कहें,
उसकी चर्चा मैं पहले कर चुका हूं। जाहिर सी बात है दोस्तों, विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनका कई बार अपमान किया था जगदीप धनखड़ ने, वो कह रहे हैं कि सरकार में जो कुछ भी हो रहा है सामान्य नहीं हो रहा है। सुनिए धनखड़ के इस्तीफे के बारे में क्या कहते हैं खड़गे। देखिए, कारण उन्हीं को मालूम, उससे कुछ हमारा लेना देना नहीं। सरकार जाने और उन्हों जाने, तो इसमें हमारा कोई कहने का मकसद ही नहीं है, क्योंकि ये उनकी इच्छा है और गवर्नमेंट की इच्छा है कि उनको स्वीकार करना नहीं करना, वो सब उनकी बात है, हमारा कोई इससे वास्ता नहीं है। और भाजपा की प्रतिक्रिया, गोरखपुर के सांसद रवि किशन सामने आते हैं, कहते हैं कि विपक्ष जगदीप धनखड़ की उम्र का मजाक बना रहा है। अरे साहब, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री की इतनी रूखी सी आई है, क्या इसे आप प्रतिक्रिया कहेंगे? यह प्रतिक्रिया इतनी बेईमानी है और आप यह कह रहे हैं कि विपक्ष अपमान कर रहा है। सुनिए क्या कह रहे हैं रवि किशन। देखिए, ये विपक्ष है, उनका काम है बोलना। किसी भी बात को, किसी के स्वास्थ्य का भी मजाक उड़ा सकते हैं, उस पर भी राजनीति कर सकते हैं। मनुष्य के जीवन में आप हेल्दी इंसान को गिर के तुरंत मृत्यु होते हुए भी देखें। कब कौन से पल आदमी बीमार होता है, सुबह क्या है, शाम को क्या, नहीं लोग बोलते हैं, अभी तो बात कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है, उनको डॉक्टर ने कहा कि भाई यू नीड टू रेस्ट, इफ समबडी वांट्स टू रेस्ट, उस पर भी राजनीति। किसी का शरीर गवाह नहीं कर रहा है, डॉक्टर ने कहा होगा, कोई रिपोर्ट आई होगी, कोई मेडिकल जांच हुई होगी, डॉक्टर ने कहा होगा जस्ट टेक केयर, यू नीड टू रेस्ट, सो समबडी इज रेस्टिंग। अब उस पर भी आप राजनीति कर रहे हैं, मतलब हद हो गई। राजनीति का लेवल दिन ब दिन नीचे गिरता जा रहा है। लेकिन विपक्ष का सवाल ये इसलिए है, अरे विपक्ष तो क्या सवाल करता है, हमको समझ ही नहीं आ रहा है। विपक्ष का सवाल ही किसी को पूरा देश बाल खजवाने लगता है। विपक्ष कौन सवाल करता है, मेरे को आज तक मुझे समझ में नहीं आता। आरजेडी के सांसद मनोज झा, वो कहते हैं कि साहब जो भी हो रहा है ये सामान्य नहीं है, रहस्यों में घिरा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी सरकार का यही अंदाज बयां रहा है। इसलिए जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को सामान्य नहीं माना जा सकता। मनोज झा, मैं क्या कहूं, स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने दिया है। मुझे इस सरकार की कुछ चीजें जो बेहद परेशान करती हैं, और मैं अकेला नहीं हूं। ओपेसिटी इनका हॉलमार्क हो गया है, गैर पारदर्शिता। कोई निर्णय क्यों होता है, क्यों कोई व्यक्ति बीच अपने कार्यकाल में इस्तीफा दे देते हैं, ये पूरी सरकार पर प्रश्न है। और मुझे पप्पू यादव पूर्णिया से सांसद, अपने चिर परिचित अंदाज में, ये तो पूरा घपला है। सुनिए क्या कहा उन्होंने। धनखड़ जी ने तो मैंने कह ही दिया भैया कि आप सुबह भी अपमानित किया, आज से जो मैं कहूं वही जाएगा। तो आप चैलेंज कर रहे हैं संविधान को, चैलेंज कर रहे हैं लोकतांत्रिक मूल्यों को। फिर उसके बाद शाम में आप एडवाइजरी की बैठक रख करके आप अपमानित कर दिया लगातार। तो इस लोकतांत्रिक मूल्यों में जब भारत के 140 करोड़ लोग परेशान हैं, अब मुखर कानून है क्या? लगातार उनका प्रोग्राम आ गया 2 दिन के बाद। यदि अस्वस्थ होते तो पहले रिजाइन करते या बाद में करते। तो बहुत बड़ा घालमेल और तालमेल तो है, चाहे वो वर्मा जज का मामला हो, चाहे अन्य मामले हो, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना है। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। बकौल कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप गढ़ी, बहुत दुखद है और मुझे लगता है कि जो भी हुआ है वो सामान्य सा नहीं है। उनके जैसा अक्खड़ मिजाज का आदमी जो बीमारी की हालत में भी सदन आते थे और पूरा समय देते थे, उनका स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा सामान्य नहीं लग रहा है। सरकार चुप है
और इन सवालों का जवाब खुद सरकार दे सकती है, मगर क्या सरकार ऐसा करेगी? क्योंकि प्रधानमंत्री का जवाब आपके सामने है। इमरान प्रतापगढ़ी। बहुत दुखद है और मुझे लगता है कि जो भी हुआ है वो सब सामान्य सा नहीं है और उनके जैसा अक्खड़ मिजाज का आदमी जो बीमारी की हालत में भी अगर कभी वो थोड़े बहुत बीमार भी रहे तो वो सदन आ जाते थे और पूरा समय देते थे कुछ चेयर पर। उनका ये कहते हुए कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस्तीफा दे रहे हैं, मुझे सब सामान्य नहीं लग रहा है और कम से कम सरकार को इस पर बोलना चाहिए। सरकार बिल्कुल चुप है और ये चुप्पी जो है वो दर्शाती है कि सब कुछ सामान्य नहीं है। और दूसरी तरफ एक अरसे बाद कंगना रनावत दिखाई दी। कंगना रनावत जिन्होंने कहा कि मैं उनकी शुक्रगुजार हूं, हालांकि क्यों शुक्रगुजार हैं ये खुद कंगना जाने, क्योंकि राज्यसभा से आपका कोई लेना देना नहीं है। वैसे तो लोकसभा से भी आपका कायदे से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप कितनी गंभीर हैं आपने खुद कह दिया अभी कुछ दिनों पहले कि मैं यहां फंस गई, ये मेरे लायक नहीं है, मुझे आराम की जिंदगी चाहिए, ऐशो आराम चाहिए, मैं क्यों सांसद बन गई। सुनिए क्या कह रही हैं कंगना। बहुत ही एक तरह से देखेंगे कि उनके प्रति जो है वो थैंकफुल है कि उन्होंने अपना वक्त, अपनी सेवाएं जो है वो देश के लिए दी, पार्लियामेंट के लिए, सदन के लिए दी, तो उसके लिए हम सदा उनके आभारी रहेंगे। विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि इस मुद्दे के पीछे कुछ ऐसे रहस्य हैं जो सामने नहीं आ रहे हैं। यही बात अरविंद सावंत कह रहे हैं, जो कि उद्धव ठाकरे सेना के सांसद हैं। वो सवाल उठा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि इन सवालों से बचा नहीं जा सकता। सुनिए। शॉकिंग है, सच बताता हूं, क्या जरूरत है पता नहीं चल रहा, क्योंकि सुबह तो हाउस पे आए थे, कहीं भी उनके चेहरे पे, उनकी बॉडी लैंग्वेज जिसे कहते, कहीं भी नाराजगी नहीं दिख रही थी, बात कर रहे थे, ढंग से हाउस चला रहे थे, उनकी स्टाइल जो है उस स्टाइल से हाउस चला रहे थे। वो एकाएक क्या हुआ कि दोपहर के बाद में गड़बड़ होने लगी और उनका इस्तीफा आप अगर पढ़ोगी तो उन्होंने लिखा है स्वास्थ्य के कारण भी दे रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी की चुप्पी बहुत कुछ बोलती है, स्वास्थ्य नहीं है, उनका स्वास्थ्य बिगड़ा होगा ऐसे लगता है, क्योंकि पिछले महीने कभी सुना नहीं हमने, 2 नंबर की पद है वो, देश क्या महामहिम राष्ट्रपति जी के बाद में उपराष्ट्रपति जी है, वो इस्तीफा देते हैं, शायद की वजह बताते हैं, सही नहीं लगता, विश्वास भी नहीं लगता। और ये जो कुछ हो रहा है उसके पीछे बहुत कुछ सस्पेंस है, वो उसकी जांच में पता नहीं क्यों। वो तो भाई वो तो चाहते ही थे ना भाई, वही तो बोला चुप्पी करना और जो करना है वो करना है, वो उनका धंधा स्टाइल है। ये तो बोलो ना भारतीय जनता पार्टी चुप है, इस पे समझ जाओ, कुछ तो गंभीर है, बहुत गंभीर है। दूसरी तरफ दोस्तों, विशेष गहन पुनरीक्षण बिहार में जो प्रक्रिया चल रही है, आखिरी लम्हे में उसको लेकर जबरदस्त बवाल, और आज इंडिया गठबंधन ने 3 मोर्चों पर भारतीय जनता पार्टी सरकार को घेरा। सबसे पहले दोस्तों देखिए किस तरह से राहुल और अखिलेश एक मंच पर एक साथ नारे लगा रहे हैं। बहुत हुआ, सुनिए हल्ला बोल के नारे। और फिर यही दिखा दोस्तों राज्यसभा और लोकसभा के अंदर। पूरे दिन दोनों ही सदनों में कार्रवाई नहीं चल पाई। लोकसभा के अंदर जो सिटिंग सभापति थे जगदंबिका पाल, वो कहते रह गए, मगर विपक्ष ने उनकी आवाज नहीं सुनी। साफ है दोस्तों, विपक्ष इस मुद्दे को सड़क से लेकर संसद तक उठाना चाहती है। देखिए लोकसभा के अंदर क्या हो रहा था। Kindly you cooperate. I am requesting to all the honorable members, kindly you vacate this bill and house should be in order. I think so. I will allow to everybody those now ballot in 0 hour. तो ये आपका समय है, आपका अवसर है। संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी कहा है कि हम सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। आखिर आप क्या चाहती हैं, क्या आपका है इस विषय पे? अगर आप चर्चा चाहते हैं तो इसका नियम है, आप प्ले कार्ड के बजाय लिख करके दीजिए
आप प्ले कार्ड दिखाने के बजाय आप हाउस के मेंबर हैं, आप यू कैन सबमिट योर प्रपोजल रिजोल्यूशंस इन द फॉर्म अकॉर्डिंग विद द लॉ, और वो दैट विल बी कंसीडर्ड बाय योर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, और स्पीकर साहब समय देंगे, सरकार जवाब देगी। आपको क्या चिंता नहीं? ये डिस्प्ले इसको करके आप क्या संदेश देना चाहते? इस सदन में आप केवल ये इस तरह के कार्ड्स को डिस्प्ले कर रहे हैं। इससे निश्चित तौर से मैं कहता हूं, आप लोगों से आग्रह करता हूं, आप इसको सदन को फिर मजबूर कर रहे हैं। ये सदन जो आपका समय है कि हम सदन को स्थगित करें। आपसे आज भी आग्रह है कि आप इस सदन को मैं चलाना चाहता हूं। और यही आलम राज्यसभा में था, जहां राज्यसभा में हरिवंश बाबू जो हैं वो कुछ नहीं कर पाए। विपक्ष लगातार पुरजोर तरीके से मांग उठाती रही। सुनिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शहरों और आत्मा गांव का हो, इसके लिए रुर्बन लागू किए। मैं आपके माध्यम से जनता का ध्यान श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधा से युक्त बनाना है। मेरे महसाना जिले में केवल एक क्लस्टर रुर्बन के अंदर में बैचलर की स्वीकृत किया नेटवर्क। इंतजार कीजिए दोस्तों, क्योंकि यह प्रदर्शन बिहार में भी हुआ है, मगर बहुत जरूरी हो जाती है कि लोकसभा और राज्यसभा से क्या प्रतिक्रिया आ रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा बहुत विस्तार से उन्होंने नहीं कहा, मगर उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र का कत्ल है। सुनिए। लोकतंत्र का कत्ल है और हम इसी के लिए हम बार बार बोल रहे हैं कि ये एकदम गलत है जो कर रहे हैं। अखिलेश यादव नाराज हैं। वो कह रहे हैं कि यही उत्तर प्रदेश में किया गया था, और कहीं ना कहीं अखिलेश इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि पिछली बार जो हम चुनाव हार गए थे उसकी वजह वो 18,000 वोट्स भी हो सकते हैं। और अखिलेश ने कहा कि भाई जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पे क्या ही कहा जाए, मगर हां, जो SIR प्रक्रिया चल रही है वो बहुत खतरनाक है। सुनिए। जो इस्तीफे की बात है, तो जो हम लोगों को जानकारी मिली है स्वास्थ्य को लेकर के, तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं? किसी का व्यक्तिगत फैसला है और स्वास्थ्य को लेकर के है, तो क्या राजनीति के मायने निकालें इसमें। लेकिन उससे महत्वपूर्ण यह है कि भारतीय जनता पार्टी किसी को वोट नहीं डालने देना चाहती, और बिहार में जिस तरीके की कार्रवाई चल रही है, इसी तरह उत्तर प्रदेश में जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से मिलकर के और प्रशासन के सहारे बड़े पैमाने पर वोट काटे थे, डिलीटेड शो किया था। और जिस समय हम लोगों ने आपत्ति की और आरोप लगाया, तो उन्होंने हमें नोटिस दिया। नोटिस के जवाब में मैंने खुद समाजवादी पार्टी से सभी लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने मिलकर के 18,000 जिन्होंने वोट डाले थे बाद में डिलीटेड कर दिया था उनका, और वो वहीं थे, जिंदा थे, लेकिन 18,000 का विद एफिडेविट इलेक्शन कमीशन को जानकारी दी, लेकिन किसी भी अधिकारी के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उनकी पत्नी और सांसद डिंपल यादव ने भी कहा कि सरकार को आसान से सवालों का जवाब देना चाहिए, और सरकार इन सवालों से बच क्यों रही है? नहीं, सरकार का कोई इंटेंशन ही नहीं है कि वो जनता की और लोगों की बात सुने। जहां पे लास्ट मोमेंट में ये SIR जैसी जो फ्री जो एक्सरसाइज चल रही है इलेक्शन के 2 या 3 महीने पहले, तो कहीं ना कहीं अपने आप में प्रश्न चिन्ह उठाता है सरकार पे और उसके इरादों पे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मोर्चा संभाल रहे थे रविशंकर प्रसाद। वो कह रहे थे कि भाई एक प्रक्रिया चल रही है, उसे अंजाम तक पहुंचाने में दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है रविशंकर बाबू कि आपको दिखाई दे रहा है कि विधानसभा चुनावों से कुछ महीनों पहले यह प्रक्रिया शुरू हो जाती है आनन फानन में। इसके अलावा जिस तरह से वहां पर पूरी प्रक्रिया चल रही है, उसे लगातार जमीन पर मौजूद पत्रकारों ने एक्सपोज किया है। उनके जवाब चुनाव आयोग के पास नहीं है। लोगों के फॉर्म खुद BLO अधिकारी भर रहे हैं। ये तमाम मुद्दे हैं। जो लोग जिंदा हैं उन्हें मृत बताया जा रहा है। ये सब खेल चल रहा है साहब, और जमीन पे मौजूद पत्रकारों ने इसे एक्सपोज किया है, और जो पत्रकार इसे एक्सपोज कर रहे हैं उनके खिलाफ FIR किया जा रहा है। कहीं ना कहीं इस प्रक्रिया पर तो सवाल है ही,
लोकतंत्र तार-तार हो रहा है। रविशंकर प्रसाद। ये जो सर को लेकर पूरा विरोध हो रहा है, इस पर मुझे कुछ बुनियादी सवाल करना है। भारत के संविधान और चुनाव के कानून के मुताबिक वोट कौन कर सकता है? जो भारत का नागरिक है। तो इसकी अगर थोड़ी जांच होती है तो इसमें परेशानी क्या है? वोट कौन कर सकता है? जो अपने क्षेत्र में ऑर्डिनरली रेजिडेंट हो, रहता हो, तो वहां रह रहे हैं, नहीं रह रहे हैं, इसको देखने में क्या दिक्कत है? और तीसरी बात, मैं बिहार से आता हूं, वहां का सांसद हूं। बिहार के अररिया, किशनगंज, पूर्णिया में 125% आधार कार्ड बन गया है पॉपुलेशन से अधिक। तो क्या देखने का काम नहीं है क्या? चुनाव आयोग ने कहा है कि बहुत लोग बाहर के हैं। भारत कोई धर्मशाला नहीं है। वही वोट देगा जो भारत का नागरिक है और अपने क्षेत्र में रहता है। तो ये देखने का काम वो कर रहे हैं। अगर किसी का नाम एक बूथ से 10 बूथ में है, 2 जिलों में है, तो क्या वो देखने का काम नहीं है क्या चुनाव आयोग का? यही तो सवाल है। इसको लेकर विपक्ष परेशान क्यों है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों, आरजेडी की तरफ से मोर्चा संभाला मनोज झा ने, और उन्होंने कहा कि यह सीधा सवाल चुनाव आयोग पर है, जिसमें पारदर्शिता की सख्त कमी है। कहीं ना कहीं यह चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के पिछलग्गू के तौर पर काम कर रहा है, और यही वजह है कि आरजेडी इसे बड़ा मुद्दा बना रही है। सुनिए मनोज झा ने क्या कहा, क्योंकि कुछ देर बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसकी गूंज बिहार में किस तरह से सुनाई दे रही है। मनोज झा। लोकतंत्र में मतदाता अगर महफूज नहीं है तो फिर लोकतंत्र महफूज नहीं है। और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनको यह सोचना चाहिए कि इतिहास उनको किस प्रकार याद करेगा। अगर एक बार उस बात का ध्यान रखेंगे ना, तो अपनी कार्यशैली में आमूल चूल परिवर्तन करेंगे। और जहां तक बिहार की बात थी दोस्तों, तो वहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, विधान परिषद और विधानसभा दोनों जगह हल्ला बोल हुआ। देखिए राबड़ी देवी के नेतृत्व में किस तरह से आरजेडी अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। देखिए यह नारों का शोर। उसी तरह से विधानसभा में आरजेडी के विधायक और नेता काले कपड़ों में वहां पहुंचे, और वो जानते हैं कि वो एक अहम लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि इस प्रक्रिया के जरिए अगर लोगों का नाम हटाया जा रहा है तो आप जानते हैं उसका नतीजों पर अप्रत्याशित असर पड़ सकता है। इस बात को समझता है आरजेडी, और यही वजह है कि वो लोग पुरजोर तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों, जहां तक विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया है, SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की जो प्रक्रिया है, उसको लेकर इंडिया गठबंधन ने बिहार में विधान परिषद, विधानसभा, केंद्र में दिल्ली की बात करें, लोकसभा, राज्यसभा, संसद के बाहर हर तरफ सड़क, तमाम जगहों पर सरकार को घेर लिया है, और सरकार के पास इन सवालों के जवाब नहीं है, और होंगे भी कैसे दोस्तों, क्योंकि ये मुद्दे जरूरी हैं। इन सवालों के जवाब होने चाहिए, मगर सरकार इन सवालों से बच रहा है।
विपक्ष चाहता है पहलगाम पर चर्चा हो, विपक्ष चाहता है एसआईआर पर चर्चा हो, मगर विपक्ष यह भी कह रहा है कि प्रधानमंत्री को मौजूद रहना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हर मोर्चे से नदारद है। जगदीप धनखड़ पर उनकी प्रतिक्रिया आती है, मगर जैसे मैंने बताया बहुत ही कोरी, बहुत ही ढीली और बहुत ही फीकी प्रतिक्रिया। और यह फीकी प्रतिक्रिया पर्दे के पीछे क्या खेला हुआ है उस बात का जीता जागता सबूत है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।